आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है? ओके। न्यू चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना? ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तुम्हारा ब्रॉड गाइडलाइंस है। एक हिसाब से बोल सकते हैं सिद्धांत मैनेजमेंट का। ठीक है। जैसे हर तुम्हारे फील्ड में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस के भी प्रिंसिपल्स हैं, तो वैसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैनेजरल डिसीजन लेते समय काफी कारगर साबित होते हैं, मतलब काफी हेल्पफुल होते हैं। आवाज आ रहा है ना मेरा, शिवानी? सुनाई दे रहा है? अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरह के ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, हम बोल सकते हैं जनरल ट्रूथ्स हैं, जो कि मैनेजर अपने डिसीजन को लेते समय उनको ध्यान में रखता है ना। एक बात आता है यहाँ पर कि क्या मैनेजर इन गाइडलाइंस को अपने हिसाब से चला सकता है? अगर मैं पूछूं, क्या तुम लोग बोलोगे, हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताओ। क्या मैनेजर अपने हिसाब से चला सकता है, इन गाइडलाइंस को चेंज कर सकता है? कर सकता है? नो सर नहीं, यस सर। क्योंकि मैनेजरियल जो तुम्हारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो डायनामिक इन नेचर है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो गाइडलाइंस दिया गया है, जो प्रिंसिपल्स लिखा गया है, उसके अनुसार ही होगा। अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम उसमें कुछ फेरबदल भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और अपने मन मुताबिक उसको क्या कर सकते हैं, चेंज चांज करके हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बट साइंस के प्रिंसिपल्स का बात करते हैं तो साइंस के प्रिंसिपल्स बिल्कुल भी चेंज नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो कौन से नेचर के होते हैं? रिजिड नेचर के होते हैं। इसका मतलब है वो जनरल ट्रुथ्स है, वो सच है। और वो कहीं पे भी जाओगे, दुनिया के कोई भी कोने में जाओगे, आपको पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, उसके बाद भाप बन के उड़ेगा, है ना? तो ये तो है ही है, ये तो कहीं पे भी प्रूफ हो सकता है ना। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या जितने भी लॉज हैं, सबको हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं ये चीज तो तुमको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो चीज बोला कि प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के, वो रिजिड नहीं है, वो डायनामिक है, डायनामिक इन नेचर है, और वो चेंज हो सकते हैं सिचुएशंस के अनुसार। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? आया कि नहीं? हाँ। अब और एक चीज यहाँ पर बोला है कि अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डायनामिक क्यों है, रिजिड क्यों नहीं है? ठीक है ना? उसका रीजन ये है कि हम किस एलिमेंट के साथ जाते हैं, विच एलिमेंट हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन एलिमेंट। हाँ, तो है ह्यूमन बींग्स है यहाँ पे, ह्यूमन बिहेवियर है जो कि हर दिन चेंज होता है। ठीक है ना? जिसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। हम बाहरी रूप से तो हमको पता चलता है कि ये इंसान कैसा है, वो बाहर से दिखता है, बट उसके अंदर में क्या क्या चलता है कौन जानता है ना? अगर किसी पर्टिकुलर, अगर हम, हाँ, हेलो, हाँ बोलो। किसको? तो पहले क्यों नहीं ज्वाइन की? कर दिया अलाउ। हाँ। तो मैं जैसे तुमको बताया कि साइंस के प्रिंसिपल्स जो है वो रिजिड इन नेचर है। ठीक है ना? क्योंकि मैं मोबाइल से ले रहा हूँ ना, थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, क्योंकि आज मैं कंप्यूटर ऑन नहीं कर पाया हूँ, लाइट नहीं है यहाँ पे। तो मैं तुमको बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? सिचुएशन को देखकर चलते हैं। तो मैनेजर को जब लगता है कि भाई इस ह्यूमन बीइंग के साथ मुझे इस तरीके से टैकल करना है, कल तो बड़े प्यार से बात कर रहा था, आज बड़े चिढ़ के बात कर रहा है, आज चिल्ला के कर रहा है। कभी कभी हम, तुम लोग भी देखे होगे कि टीचर कभी चिल्ला के बात करते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट भी ज्यादा ज्यादा ये हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है? तो मैं कल भी तुमको एक चीज बताया था कि ह्यूमन बीइंग को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है।
हो सकता है कि वो स्टूडेंट एक टीचर को बहुत अच्छा जान चाहता होगा, बाद में उसको उसी से चिढ़ता होगा, ऐसा भी हो सकता है। या टीचर का भी वही रोल होगा, वैसे ही होता होगा कि वो फालतू-फालतू चिढ़ता होगा। लेकिन बात यहाँ पर आता है कि जब मैनेजमेंट का हम बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में हमको गाइडलाइंस के अनुसार चलना होगा। फर्स्ट हमको क्या देखना होगा मुझे बताओ? मैं तुमको शुरू से बोलते आ रहा हूँ। सबसे पहले क्या देखना है मुझे? क्या मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट को देखना चाहिए कि पर्टिकुलर टीचर को देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए? टेल मी, किसके बारे में सोचना चाहिए? टेल ऑर्गेनाइजेशन के सोचना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मेन है। बाकी सब के एफर्ट्स भी ज़रूरत है और सबको साथ लेकर चलना है। कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या एक पर्टिकुलर टीचर या एक पर्टिकुलर पर्सन या सबऑर्डिनेट या सुपीरियर के साथ नहीं चलना है। हमको एक साथ सबको लेकर चलना है। तो बात यहाँ पर आता है, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो डायनामिक हैं, क्योंकि वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो सिचुएशनल है, जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन सिचुएशंस को लेकर ही मैनेजर क्या करता है, एक्शंस लेता है या पर्टिकुलरली डिसीजंस लेता है। तो यहाँ पर जो चीज लिखा है तुम लोग देख सकते हो, मैं और एक बार पढ़ देता हूँ इसको, कि दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली given the demands of the importance gained have principles management, okay, according to the situations with increasing professionalization of management. तो मैनेजमेंट आजकल एक प्रोफेशन जैसा काम करता है, तो फुल फ्लेज तो नहीं है। हम पढ़ चुके हैं, वो फुल फ्लेज प्रोफेशन है क्या, मुझे बताओ? फुल फ्लेज प्रोफेशन में आएगा वो मैनेजमेंट? फुल फ्लेज नहीं आएगा। हम पढ़ चुके हैं कि वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट नियर फ्यूचर में वो फुल फ्लेज प्रोफेशन हो जाएगा। मतलब जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर बनने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिग्री होनी चाहिए, वैसे मैनेजमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एमबीए की डिग्री लग जाएगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, आप जानते हो कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स को टैकल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो यू आर द मैनेजर, नो प्रॉब्लम ऑन इट। आपको अच्छे से अच्छे पोस्ट मिलेंगे, अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। तो मैं तुमको ये चीज बताया कि क्या डिफरेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? साइंस के प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते, वो दुनिया के हर कोने में एक जैसे ही होंगे। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्यों चेंज होंगे? क्या रीजन है उसका? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपका रिजिड नहीं है, वो डिपेंड करता है बैकग्राउंड्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर, वो डिपेंड करता है कंट्री के सिचुएशंस पे एंड इवन द सिचुएशंस फॉर द मैनेजर्स आल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो मुझे। हाँ, उसके बाद आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, डिफरेंस है। क्योंकि नेचर ऑफ मैनेजमेंट हो गया तुम्हारा, हम पहले चैप्टर में पढ़े थे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आप लोग क्या पढ़े थे बता दो? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताओ मुझे? पढ़े थे। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना। पहला फीचर बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कि ये जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस तुम लोग जानते हो। जैसे मान लो कि पापा तुमको बोलते हैं या मम्मी बोलती है, दादाजी बोलते हैं, अरे बेटा वो रास्ते से मत जाना, वहां पे ना चुड़ैल रहती है। ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? रात को मत आना वहां से, वो बहुत डरावना जगह है, वहां पे मतलब कोई नहीं रहता है, कोई चोर भी होगा, कोई तुमसे छीन के भाग जाएगा कोई चीज या तुम्हें मारेगा। ठीक है ना? ऐसा भी बोला जाता है कि वो रास्ते से मत जाना, वो रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है? और 7 बजे के बाद मत निकलना। ये कौन सा गाइडलाइंस कहलाता है? मुझे बताओ, विच गाइडलाइंस है दीजिए? दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। विच गाइडलाइंस? कौन सा गाइडलाइंस है? जनरल गाइड, है ना? सुबह 5 बजे उठ जाना बेटा। ठीक है ना? 5 बजे तुम लोग अगर उठोगे तो ठंडे ठंडे में अच्छे से पढ़ सकते हो और ज़्यादा याद रख सकते हो। रिटेंशन पावर ज़्यादा रहता है स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट 10 बजे तक सोता है, वो समझ लो वो क्या स्टूडेंट होगा, है कि नहीं? 10 बजे, मैं तो सुना 12 बजे तक भी सोते हैं स्टूडेंट, है ना? अहो भाग्य मेरे जो पाए ऐसे स्टूडेंट। तो बोलेगा तो 12 बजे तक भी सोते हैं स्टूडेंट लोग, ऐसे भी हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, 1 बजे उठा था एक दिन। तो मैं जब उसको फ़ोन लगाया तो बोला, सर मैं अभी-अभी उठा हूँ सर, बोला। तो मैं बोला भाई मेरा केस स्टडीज़ का
कॉपी दे देना मुझे। तो बोला सर मैं तो अभी उठा हूँ सर, मुझे लिखने में लगेगा 2 घंटा। तो सोच ले वो बच्चे का रिटेंशन पावर कितना होगा, है कि नहीं? तो मैं तुमको बताया कि जनरल गाइडलाइंस, कि कप वहाँ पे रखते हैं, बड़ों का पैर छूते हैं, है ना? उनको नमस्ते करते हैं, जूनियर्स को प्यार करते हैं, सीनियर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। दीज़ आर द जनरल गाइडलाइंस। व्हिच गाइडलाइंस ऑल दीज़ आर? कौन-सा गाइडलाइंस है ये सब? वैसे मैनेजर के लिए भी जनरल गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं तुमको शुरू से बोल चुका हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अरे भाई एक गाइडलाइंस है, जिसे मानो या ना मानो। अब पापा बोलेंगे भाई यहाँ कप रख दे, तो मैं नहीं रखूंगा यहाँ पे कप, मेरा तो मन कर रहा है मैं उधर रखूँ, उधर रख देगा। ठीक है ना? कभी कभी कोई बड़ा कोई भाई बोलता है तो है नहीं, भाई का बात नहीं मानूंगा, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा जहाँ पे वो भाई बोला था, मत जाना वहां से। ठीक है ना? तो कभी वो तो तुम्हारे ऊपर 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो मानो या तो ना मानो। तो वैसे मैनेजर के लिए भी है, चाहे वो गाइडलाइंस को माने या ना माने। हाँ, गाइडलाइंस एक हिसाब से बेस बन सकता है, गाइडेंस बन सकता है किसके लिए? इनसाइट्स बन सकता है मैनेजर्स के लिए, कि वो डिसीजन लेने में मदद होगा उसके लिए। मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशंस को टैकल करने में या उसको कंट्रोल करने में आसानी होगा अगर उन गाइडलाइंस के साथ चलता है। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को माना जाता है, और काफ़ी काफ़ी देशों में इसको लिया जाता है कि भाई इसको मान के ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशंस फेवर ना करे उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को लेने के लिए, तो वहाँ पे मैनेजर क्या करेगा मुझे बताओ? वहाँ पे मैनेजर अपने हिसाब से क्या कर सकता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हुए वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकता है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में कि नहीं आया मुझे बताओ तुम लोग? क्लियर है? हाँ, मैं तुमको डिटेल में बताया, तुमको लाइव एग्जांपल्स भी दिया, ठीक है ना? जैसे कि निजी ज़िंदगी में किस हिसाब से हम जनरल गाइडलाइंस बोलते हैं और कैसे मैनेजमेंट में जनरल गाइडलाइंस होता है। नेक्स्ट बात आया फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे हम बात बोलते हैं कि भाई ये जनरल गाइडलाइंस जो है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, वो कैसे तैयार हुए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव हुआ है ऑब्जर्वेशन से। कैसे हुआ है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। बोलने का मतलब है हम देखें कि भाई जब काम को डिवाइड करते हैं तो काम जल्दी होता है। तो एक प्रिंसिपल बना देते हैं जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोला मैं? कि अगर मान लो काम आसानी से, हाँ, आसानी से अगर काम को अगर हमको करवाना है, तो उसी काम को हम छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं और उसको हम दे देते हैं लोगों के बीच में। तो जहाँ पर 1 आदमी काम करता था, वहाँ पे 10 आदमी करेंगे, तो मुझे बताओ 1 आदमी से जल्दी होगा कि 10 आदमी से जल्दी होगा काम खत्म? हाँ, तो इसका मतलब है यार डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ तुम्हारा वर्क ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए इस हिसाब से एक प्रिंसिपल डेवलप हो गया, डिवीज़न ऑफ वर्क। और एक बात है कि अगर हम रेम्यूनरेशन देंगे कि भाई वो अपनी ज़िंदगी जी पाए, मतलब अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ले पाए, तो वहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर वो जी पाता है, अपने जीवन यापन कर पाता है, ठीक है ना? रोटी, कपड़ा, मकान वो ले पाता है, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला सकता है, इतना पैसा तो देना ही चाहिए। तो हेनरी फेयोल बोले, हेनरी फेयोल जो बिज़नेस थिंकर है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, आगे पढ़ाऊँगा। तो वो बोले कि भाई रेम्यूनरेशन होना चाहिए। एक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए बता दो? व्हिच प्रिंसिपल? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। तो इसका मतलब है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में क्या बोले हेनरी फेयोल? हेनरी फेयोल बोले कि हाँ, उनको इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा एक प्रिंसिपल डेवलप हो गया, रेम्यूनरेशन, मतलब फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए फेयर रेम्यूनरेशन? उन एम्प्लॉइज़ को मिलना चाहिए जो एम्प्लॉइज़ आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं। तो मैं तुमको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से प्रैक्टिस के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स डिराइव हुए हैं। नाउ तीसरा जो फीचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होते हैं। क्या हमारे स्कूल में नहीं होता डिवीजन ऑफ वर्क? नहीं होता? मुझे बताओ होता है कि नहीं होता है डिवीजन ऑफ वर्क? होता है। देखो क्लास डिवाइड किया गया है, नहीं तो सब क्लास 12 को तो एक ही साथ पढ़ा देना चाहिए। लेकिन फिर क्यों डिवाइड किया गया? इंग्लिश की मैडम 5-5 बार क्लास लेती हैं बेचारी, है ना? पीएचई के सर 3 बार क्लास लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्लास डिवाइड किया गया है। देयर इज़ अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, इज़न्ट इट? तो क्यों डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है? इसलिए ही किया गया है कि काम आसानी से हो पाए। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कोई ये नहीं बोलेगा कि डिवीजन ऑफ वर्क खाली
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, वो तो स्कूल्स में नहीं यूज होता या कॉलेजेस में यूज नहीं होता, वो हर जगह यूज होता है, हर जगह उसकी तुम्हारी मान्यता है। जैसे हम बात करेंगे रेम्यूनरेशन, क्या स्कूल के टीचर्स को रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए? चाहिए, ऑब्वियस चाहिए, वो भी फेयर चाहिए। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं, तो चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे नॉन ट्रेडिंग हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, हर जगह पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए रेम्यूनरेशन हर जगह लागू होता है, ये प्रिंसिपल। तो इसलिए इस तरीके से ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में जाता है। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलना मुझे। इज इट क्लियर? अच्छा, तुम्हारा एक चीज बताओ मुझे, नेक्स्ट क्लास कितने बजे होता है? टाइमिंग फॉर द नेक्स्ट? 9:45, तो मैं 9:30 तक लूंगा क्लास, है हाफ एन आवर लूंगा, चिंता नहीं करो। और गुस्सा होगे भी तो क्या कर लोगे अपन का, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9:30 तक लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लेता हूँ ऑनलाइन में, 30 मिनट्स काफी है मेरे लिए। फ्लेक्सिबल ना, नेक्स्ट बात आया फ्लेक्सिबल। तुम लोग बताओ फ्लेक्सिबल क्यों होगा, पढ़ा चुका हूं मैं। टेल मी व्हाई फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। हम्म। हाँ, ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। ये कौन बताया आंसर? ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, कौन था ये? अरे नाम बताओ यार। मैं कौन, बकरा? मैं कौन? अंजलि थी, अच्छा हाँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, ठीक है ना? तो ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है पर्टिकुलरली वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। क्यों डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से? तुमको पता है कि मैनेजमेंट बिना ह्यूमन बिहेवियर के नहीं कर सकता काम, क्योंकि हम किसको कंट्रोल करते हैं? ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करते हैं। तो नॉर्मल सा बात है कि ह्यूमन बींग को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है। जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, मतलब जैसे मान लो हम डिवीजन ऑफ वर्क बनाए, हम बनाए यूनिटी ऑफ कमांड, हम बनाए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हम बनाए रेमूनरेशन, हम बनाए एस्प्रिट डी कॉप्स। तो ये सारे जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल सर जी ने दिया है, वो सब ये इसको ध्यान में रख के दिया है कि सब के सब जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सब किनके ऊपर बनाया गया है मुझे बताओ? ह्यूमन बींग्स के ऊपर बनाया गया है। जो पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए बनाया गया है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको जरूरत पड़े तो हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ये साइंस के प्रिंसिपल्स नहीं है कि वो रिजिड होंगे, वो कंजर्वेटिव होंगे, वो चेंज नहीं हो पाएंगे। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आया समझ में सबको? ठीक है। अच्छा, नो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो उसके बारे में बताता हूँ मैं, और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। जैसे मान लो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, तो वहां पर सारा पावर तो जो ओनर है वो रख सकता है ना? तो अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोलेगा कि भाई जो भी डिसीजन लूंगा मैं ही लूंगा, तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस जैसा है, तो क्या होना चाहिए बताओ? डिसीजंस लोअर लेवल को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मिडिल लेवल को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे बता दो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऑब्वियस है। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, so many departments are there. So decisions must be taken from all the departments, not only from the CEO or who, chief operating officer or chief executive officer or managing director. So if the organization is bigger, it means that decentralization is the best policy, that you give the authority, you give the responsibility, you make them to take the decisions at the other levels. For what? For quick response, for quick decision, okay, for quick what? Production of the goods and services. So that's why it is needed. So it depends upon the situation. It means that situation demands, not we. It means that if the manager thinks that it's better to give the centralization, so they go for the centralization. If the manager thinks that it's better to have your what? Decentralization, then they are going with their decentralization. So it depends upon the situations, it depends upon the what perception of the managers, whether to take decentralization or centralization of authority and power. समझ में आया कि नहीं आया, बोलना रे पार्टी लोग? क्लियर है?
नाउ नेक्स्ट आया कॉन्टिंजेंट। ना कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, मैं तुमको शुरू से बताते आ रहा हूँ, वही चीज बताते आ रहा हूँ कि मैनेजमेंट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन बींग्स, human behavior, human element, every time human element, human behavior, human beings. Now when management deals with human beings, it means that it is totally contingent in nature. Contingent means what? It depends upon the future. It is unpredictable. We cannot predict the human beings, human element, human behavior. It is very difficult for us. What should we do? Contingent. So this is another feature of, we can say this is the another I think feature. No, these are the features. No, we are discussing. Yeah, features. So it means that application of management principles are totally contingent in nature. ठीक है, तो ये एक प्रिवेलिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिचुएशन के लिए डिपेंड करता है। तो मैं तुमको बता दिया कि ह्यूमन बींग्स को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर को जानना इतना आसान नहीं है भाई। कल मेरा दोस्त था, आज मेरा दुश्मन है, आज मेरा थोबड़ा नहीं देखना चाहता है, भगवान जाने क्या हो गया उसके साथ मेरा, है ना, झगड़ा हो गया मेरा। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेकिन फिर भी मैनेजर को क्या करना पड़ता है, हर किसी को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि हमको कौन से गोल्स की तरफ जाना है, कौन से गोल्स की तरफ जाना है, बताओ तुम लोग मुझे। विच गोल्स? कॉमन गोल्स, कॉमन गोल्स बोलते हैं उसको। हमको कॉमन गोल्स अचीव करना है। भले हमारे दोस्तों के बीच में दुश्मनी होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं यार ऑर्गेनाइजेशन का, तो राष्ट्र सर्वोपरि, है ना। जब देश जब देश का सिपाही लड़ता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो मुसलमान है, कि वो हिंदू है, कि वो जैन का है, कि वो तुम्हारा बुद्धिस्ट है, ठीक है ना, कि वो बिहारी है, बंगाली है, उड़िया है, कि मराठी है, कि क्या है। पहले क्या देखता है? देश दिखता है। समझ में आया? सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले कंट्री है। हम अपने देश के लिए गोली खाएंगे, ये नहीं बोलता है कि मैं बिहार के लिए गोली खाऊंगा, मैं यूपी के लिए खाऊंगा, मैं उड़ीसा के लिए खाऊंगा। वो बोलेगा मैं हिंदुस्तान के लिए खाऊंगा। इजंट इट? तो इसका मतलब यही है कि भाई हो सकता है कि हमारे बीच में मनमुटाव होगा, हम लोग, हमारे बीच हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते होंगे, लेकिन जब हमारे देश के ऊपर बात आती है, फिर तो हम किसी के नहीं है, हम अपने देश के लिए। गॉट इट और नॉट? टेल मी। कॉन्टिजेंट समझ में आया कि नहीं, मुझे बता दो। इज इट क्लियर? ना, तो मैं तुमको सारे एग्जांपल्स दे के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है रेमुनरेशन का, फेयर रेमुनरेशन का। तो मैं तुमको बताया कि फेयर रेमुनरेशन तो बनता है अगर एक बंदा ओवर टाइम करता है, मेहनत करता है, तो क्या उसको फेयर रेमुनरेशन नहीं बनता? बनेगा ही। जैसे मान लो 8 घंटे की ड्यूटी की जगह में 16 घंटा काम करता है, तो 16 घंटे का पैसा मिलना चाहिए हेनरी फ्यूल के हिसाब से। 8 घंटे का क्यों मिलेगा भाई? 8 घंटा और एक्स्ट्रा किया है वो, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। किसी को ज्यादा काम कराओ और सैलरी उतना ही दो, ये तो गलत है। हमारा मैनेजमेंट तो ये गलत बोलता है, हेनरी फ्यूल सर जी गलत बोलते हैं इसको, ये तो पूरा सरासर गलत है। मेरा वॉइस ऑडिबल आ रहा है ना, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, बोलना मुझे। ठीक है ना। नेक्स्ट आया मेनली बिहेवियरल, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं तुमको इसको 100 बार नहीं समझाऊंगा कि मेनली बिहेवियरल क्यों है फीचर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अरे यार टोटली तो ह्यूमन एलिमेंट है, तुम बिहेवियरल नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टोटली अफेक्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज को। जैसे मान ले कि एक पर्टिकुलर तुम्हारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बताओ हेनरी फिल का? डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन। एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, डिसिप्लिन है। देखो डिसिप्लिन भी एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का ना। उस डिसिप्लिन प्रिंसिपल में क्या बोला है जानते हो तुम लोग? जानना चाहोगे क्या बोले हेनरी फ्योल? सुनो, मजा आएगा। डिसिप्लिन प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल बोले कि अगर पनिशमेंट जरूरत है एम्प्लॉइज को तो पनिशमेंट दो। ठीक है, पनिशमेंट में कैसे होगा? जैसे पहले क्या होता था बच्चा होमवर्क नहीं करता था तो उसको कान पकड़ के खड़ा कर देते थे, स्टील वाले स्केल से मारते थे। हम लोग तो बहुत मार खाए यार, बहुत मार खाए। लेकिन अभी कॉर्पोरल पनिशमेंट हो गया, बैन हो गया। अब ये सब नहीं कर सकते, कान नहीं पकड़ सकते, किसी को मार नहीं सकते, ठीक है ना। तो अभी पनिशमेंट क्या होगा? अभी पनिशमेंट होगा उसके पापा मम्मी को बोला जाएगा, पेरेंट्स को बोला जाएगा, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। उसको वही
स्कूल में ही बैठाकर टास्क कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है? जो एब्सेंट रहेगा उसके साथ भी वैसे ही तुम्हारा कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो हेनरी फ्योल बोले कि पनिशमेंट इज़ मस्ट। अगर आप सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो पनिशमेंट इज़ मस्ट। एक बच्चा स्कूल नहीं आता है, उसको रेस्ट्रिकेट कर दो स्कूल से, सस्पेंड कर दो पूरे 6 महीने के लिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके पेरेंट्स तो बोलेंगे भाई ये तो 6 महीने के लिए सस्पेंडेड हो गया है, रेस्ट्रिकेट हो गया है। तो नॉर्मल सा बात है कि पनिशमेंट भी ज़रूरत है, कभी ना कभी पनिशमेंट भी ज़रूरत काम कारगर साबित होता है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। ये मत सोचना कि सर जो डाँटते हैं, सर जो पनिश करते हैं, तो सर तो भाई मतलब मैनेजमेंट को नहीं मानते होंगे ना इसीलिए ऐसे बोलते हैं। भाई मैनेजमेंट में लिखा है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? देख लेना बुक अगर मैं गलत बोला तो। पनिशमेंट इज़ मस्ट एज़ पर हेनरी फ्योल। If the employees are not going in a right direction, violating the rules and regulations of the organization, at that time punishment is must for them. Managers can take any type of action like suspension, restriction, or what, or taking any disciplinary action on that. Clear? Like that, show me the no cause notice, write down the letter, apology letter. Okay, why you have not completed the task, what the task we have given to you. So all these type of things can be happened if the behavior of the individuals are not going in a right direction. Got it or not? Tell me, mainly behavioral. तो मैंने तुमको बहुत डिटेल में समझाया मेरे भाई, बहन लोग भी है इसमें तो इसीलिए बहन भी ना। नेक्स्ट आया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप बोला? कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हम बात करते हैं कि क्या डिवीजन, जैसे साइंस में होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वैसे मैनेजमेंट में भी होता है। जैसे साइंस में होता है भाई कि अगर हम पानी उबालेंगे तो वो क्या बन जाएगा बता दे, उसका इफेक्ट क्या होगा? ये तो कॉज हुआ, उसका इफेक्ट क्या होगा बता दे थोड़ा। अरे पानी उबलेगा तो क्या होगा वो? कुछ सो गए लग रहे हैं सब, सो जाते हैं बीच बीच में, अच्छे हैं लड़के बच्चे। हाँ तो भाप बन के उड़ जाएगा तो इफेक्ट नहीं बताओगे तुम लोग, तुमको तो इफेक्ट पूछा। तो वैसे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं। अगर मान लो कि हम उनको फेयर वेजेस देंगे, फेयर रेमुनरेशन देंगे, फेयर सैलरीज देंगे, तो काम अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर डिसिप्लिन में रखेंगे तो कॉमन गोल्स जल्दी अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? हाँ, अगर मान लो कोई डिसिप्लिन में नहीं है, कोई वायलेट कर रहा है रूल, कोई जाके बीड़ी पी रहा है साइड में, कोई अल्कोहल ले लिया है ना? कोई मैनेजमेंट को 4 गाली देता है, मैनेजमेंट की बात नहीं सुन रहा है, काम डिले कर रहा है काम करने में और हेकड़ी झाड़ रहा है। 4 ठो को ले लिया, ग्रुप बना लिया, वहाँ पे बात करते रहता है उल्टा-पुल्टा। पॉलिटिसाइज़ेशन हो रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना? मैनेजमेंट का हर समय बुरा ही होते रहता है। मुझे बताओ, वहाँ पर मैनेजमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। अभी तुम लोग ठीक समझे। तो मैं तुमको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। मतलब काफ़ी लाइव एग्ज़ाम्पल्स दे के समझा रहा हूँ कि कैसे। तो इसीलिए बोलते हैं ना भाई कॉमर्स के स्टूडेंट लोगों को काफ़ी नॉलेज रहता है मैनेजमेंट, तुम्हारा पर्टिकुलरली मैनेजमेंट स्टडीज़ को लेकर। ठीक है? और तुम्हारा क्लास 12th में जो मैनेजमेंट दिया है दैट इज़ अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट। ये एमबीए का दिया है तुम्हारा सब्जेक्ट, दैट इज द बिजनेस मैनेजमेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज आल्सो दैट। इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि बेकार है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। और इसमें केस स्टडीज आएगा, मैं तुमको फर्स्ट चैप्टर का केस स्टडीज दूंगा, बट यू हैव टू राइट ओनली द आंसर्स इन गूगल फॉर्म एंड क्लिक इट एंड अपलोड इट। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। उसका आंसर तुमको क्या करना है बता दो, क्लिक करना है और अपलोड करना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो मुझे बोलो? कर सकते हो? हाँ, तुमको लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए कुछ नहीं दूंगा। तुम अपने कॉपी में लिखोगे और उसको ठीक गूगल फॉर्म में अपलोड करोगे, उसका आंसर्स भी मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो मैं तुमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया, जैसे मैं तुमको एग्जांपल देके बताया, ठीक है ना? और मैं तुमको ये भी बताया कि वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ है तो परफेक्टली तो नहीं लग सकता। जैसे हम बोले कि कहीं पे डिवीजन ऑफ लेबर लगेगा तो कहीं पे रेम्यूनरेशन लगेगा, ठीक है ना? कहीं पे हो सकता है कि टीम स्पिरिट का बात आएगा कि लोग टीम में रहते हैं तो अच्छे से काम करते हैं,
ये टीम स्पिरिट की बात हो गई। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वही पर्टिकुलरली तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो लग जाएगा तभी काम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बताया था तुमको, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशंस, इजंट इट? कितना टाइम हुआ अभी? 9:30 हो गया ना 9:30? ओके, तो मैं तुमको पढ़ाया हूँ कहाँ तक बता दो, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तक पढ़ाया। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Most welcome. Most welcome. Now you can leave the class. Okay. Leave it.